जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी ये क्लासेस आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 की या पार्ट 6 के बारे में आज पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स वाली जो पूरे डिवाइड आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आपके नॉर्मल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्रांति और रोजाना की जिंदगी। ये लास्ट पार्ट है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती हैं? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए जो क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं सामान्यता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया, यानी फ्रीडम और इक्विलिटी। बस्तील के विध्वंस के बाद सन डेट 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था क्या? सेंसरशिप की संपत्ति। क्या थी आपकी? सेंसरशिप की संपत्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण कानून हुआ करता था उस टाइम पर। ठीक है। इस कानून ने आपको क्या क्या करवा दिया? प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। यानी कि आपकी जो जो भी आपको प्रकाशित करना है, जो वो करना है, तो किसके किसके बाद होगा? जो वहां के कौन होगा? राजा। उसके जब तक वो देखेगा नहीं तब तक वो प्रकाशित नहीं हो जाती के जो अधिकारियों होते थे उनके द्वारा पास किए जाने के बाद भी प्रकाशित हो गए। परंतु अब अधिकारियों को घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैसर्गिक अधिकार की घोषणा कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी कि क्या चल रहा है फ्रांस में, कैसे वहां पास लोकतंत्र वहां चला रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कमी है क्या नहीं, हर जगह। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सके थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपनी दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सव, जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबें को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। मतलब ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए किताब कैसे पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने नाटक, संगीत इसके माध्यम से बताया जाता था। ठीक है। इन चित्रों में अपने शब्दों को वर्णन करें। जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, देखभग कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। ये मोटापा घटाने के लिए आपको नॉर्मली इस तरह से ये देख सकते हैं चित्र। मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र। ठीक, ये जनता को संबोधित कर रहा है। देखिए सारांश क्या होता है। सारांश ये निकलता है हमारे इसका कि 1800 यानी कंक्लूजन। ठीक है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का क्या बना दिया? सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी राजदूत मानता था। ठीक है। राजन मानता था, रूल मानता था। नेपोलियन खुद को यूरोप को मानता था। इसके साथ साथ उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1850 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। ये हो सकता है कि जो वहां का नॉर्मल सेना हुआ करता था, फिर उसने सत्ता बदलकर खुद ही क्या हुआ, पूरा गवर्नमेंट चलाने लगा। इस तरह से आपका ये पूरा समाप्त होता है। फिर स्वतंत्रता और विचार फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। ये 19वीं सदी में
फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेश समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा वाली दो ठोस उदाहरण है। जैसे राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना में नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। इस तरह से आप ये चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी की पूरी तरह से फिनिश होता है। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इसकी आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी एक मैराथन क्लासेस मतलब वन शॉट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चल रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के साथ साथ आपको साइंस, मैथ भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।